Good morning, students. Welcome to the SGPS online classes. This is class 6, subject Essays, chapter 8, the first empire, the Mauryas. And this is the part 2nd of chapter 8. In my previous video, I explained you about the Alexander's invasion and the sources of this period. Also, I told you about the Chandragupta Maurya, his war with Seleucus, extent of his empire, administration, and about his son Bindusar. Now today we are going to start about the Ashoka, who was the son of Bindusar. So let's proceed. Ashoka was the son of Bindusar. He ruled from 273 BC to 232 BC. अशोका यानी अशोक जो थे वे बिंदुसार के पुत्र थे और उन्होंने लगभग 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रूल किया, शासन किया. फॉर अबाउट 12 ईयर्स ही डिड नॉट ट्राई टू एक्सपांड हिज किंगडम. और लगभग 12 वर्ष तक उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार का कोई प्रयास नहीं किया. बट इन 261 BC डिसाइडेड टू एक्सटेंड एम्पायर बाय कॉन्करिंग कलिंग. और लगभग 261 ईसा पूर्व उन्होंने निश्चय किया कलिंग जो एम्पायर थी उसको जीतने का, वहाँ तक अपने राज्य का विस्तार करने का. द कलिंग वार संसार की सबसे भयानक जो युद्ध है उनमें इनकी गिनती की जाती है. किंगडम ऑफ कलिंगा हैड अ पावरफुल आर्मी. जो कलिंग साम्राज्य था उसकी बहुत ही शक्तिशाली सेना थी. ऑल दो कलिंगन्स पर क्रस्ड, यद्यपि जो कलिंगन्स यानी कलिंग आज भी उड़ीसा के अंदर कलिंग जो जहाँ पर वार हुई थी वो प्लेस है. तो यद्यपि जो कलिंगन्स थे, कलिंग के जो लोग थे उनको कुचल दिया गया. अशोका वुड नेवर फॉरगेट द हॉरर्स ऑफ द बैटल. लेकिन अशोक जो था वो उस युद्ध की भयावहता को नहीं भूल सका. थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑन बोथ द साइड्स हैड बीन किल्ड. कई हज़ारों लोग दोनों तरफ के मारे गए. दिस बैटल ब्रॉट अ कंप्लीट चेंज इन अशोकास लाइफ. और ये युद्ध अशोक के जीवन में बहुत अधिक संपूर्ण परिवर्तन लेकर आया. द वॉर ड्रम वॉज साइलेंस्ड फॉर एवर. और जो युद्ध का बिगुल था हमेशा के लिए शांत हो गया. फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स अशोका प्रीच नथिंग बट पीस. और कहते हैं इस युद्ध के बाद अशोका ने हमेशा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया. यानी एकमात्र ऐसा युद्ध जिसमें जीतने के बाद भी अशोक उस युद्ध की भयावहता से, उसमें हुए नुकसान को, उसमें जो मृत्यु उनको देखकर इतना दुखी हुआ कि उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया. और प्रीज्ड नथिंग बट पीस. लेकिन उन्होंने युद्ध के बाद कुछ नहीं बल्कि शांति का उपदेश दिया. बिकम अ फॉलोवर ऑफ लॉर्ड बुद्धा. वो भगवान बुद्ध का अनुयायी बन गया. ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ हिज पीपल. उसने अपना बाकी का बचा हुआ जीवन लोगों की सेवा में बिताया. ही बिकेम देवनाम प्रिय, दैट इज़ द बिलवड ऑफ गॉड्स. और उसके नाम से उन्हें देवनाम प्रिय की उपाधि दी गई, जिसका मतलब होता है बिलवड ऑफ गॉड्स यानी भगवान का प्रियम. इसके बाद अशोकास धम्मा. अशोक का धर्म. धम्म एक्चुअल में एक पाली भाषा का शब्द है जिससे धर्म जिसका मीनिंग होता है. तो अशोका वॉज अ फर्स्ट किंग हु एक्सेप्टेड बुद्धिज्म नॉट ओनली एज इज पर्सनल रिलीजन बट ऑल्सो एस्टेब्लिश इट एट हिज स्टेट रिलीजन. अशोक वह पहला राजा था जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, न केवल एक व्यक्तिगत धर्म के रूप में बल्कि अपने राज्य धर्म के रूप में भी उसे स्थापित किया. अशोका फॉलोड अ रिलीजियस पॉलिसी ऑफ हिज ओवन. अशोक ने अपनी स्वयं की धार्मिक नीति अपनाई. हिज पॉलिसी वाज कॉल्ड धम्मा. उसकी पॉलिसी जो नीति थी वो धम्मा कहलाती थी. द वर्ड धम्मा इज अ प्राकृत वर्जन ऑफ द संस्कृत वर्ड धर्मा. और जो धम्मा शब्द ये प्राकृत भाषा का शब्द है जिसका संस्कृत में मतलब होता है धर्म. अशोकास धम्मा वाज नॉट रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ एनी गॉड और परफॉर्मेंस और सेक्रीफाइस. अशोक का जो धर्म था वो किसी भी प्रकार की पूजा या किसी भी बलि हवन से संबंधित नहीं था भगवान के प्रति. इट वॉज अ कोड ऑफ कंडक्ट. ये तो एक प्रकार का व्यवहार था इंस्पायर्ड बाय बुद्धास टीचिंग्स, जो कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित था. ही एडवोकेटेड नॉन वायलेंस. उन्होंने अहिंसा का पक्ष लिया. कंपेशन सहानुभूति का एंड पीस और शांति का. यानी अशोका ने अहिंसा, सहानुभूति, दया और शांति का मार्ग अपनाया. बट नेवर फोर्स्ड हिज आइडियाज़ ऑन हिज सब्जेक्ट. लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी प्रजा, सब्जेक्ट का मतलब होता है अपनी प्रजा, उन्होंने कभी भी अपनी प्रजा पर अपने विचारों को
थोपा नहीं, अपनी प्रजा को ये सारे विचार मानने पर मजबूर नहीं किया। दे रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स, वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। द पिलर सेटअप बाय अशोका एक्सप्लेन इज धम्मा, अशोक के द्वारा जो पिलर्स लगाए गए, बनवाए गए, वे स्थापित करवाए गए, वे अशोक के धर्म को एक्सप्लेन करते हैं। दीज इंस्क्रिप्शंस कैरी द फॉलोइंग मैसेजेस टू हिज पीपल, और उसके जो पिलर्स हैं वे उसके जो मैसेजेस हैं उसको उसके इंस्क्रिप्शंस में उसके सारे मैसेज जो हैं लोगों के लिए लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट, एवरीवन शुड फॉलो अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस। सबसे पहला है प्रत्येक व्यक्ति को अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस को फॉलो करना चाहिए। और टू ऑल लिविंग बींग्स, सभी जीवित प्राणियों के प्रति, यानी अशोक के जो पिलर्स थे उसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो उनके बौद्धिस्ट मैसेजेस थे, उनकी टीचिंग्स थी, वो लिखवाई थी। तो जो इंस्क्रिप्शंस मेन जो मैसेजेस लिखे हुए थे वे हैं, सबसे पहला था एवरीवन शुड फॉलो अहिंसा, प्रत्येक व्यक्ति को अहिंसा फॉलो करनी चाहिए, दैट इज़ नॉन वायलेंस टू ऑल लिविंग बींग्स, यानी सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा। नो एनिमल शुड बी स्लॉटर्ड फॉर सेक्रीफाइस, किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को, किसी भी जंतु को हत्या नहीं करनी चाहिए, बलि नहीं देनी चाहिए। पीपल शुड बी जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, लोगों को अपने दास दासियों के प्रति, अपनी नौकरों के प्रति जेंटल, उदार रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। दे शुड बी ट्रूथफुल, चैरिटेबल एंड काइंड टू ऑल, उन्हें सच्चा, दानशील और सबके प्रति दयालु रहना चाहिए। पीपल शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, लोगों को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। पीपल शुड ट्रीट ऑल क्रीचर्स विथ कंपेशन, लोगों को सभी प्राणियों के साथ दया सहानुभूति रखनी चाहिए। इसके बाद है पीपल शुड गिव गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, लोगों को ब्राह्मण को और मॉन्क साधु संतों को उपहार देना चाहिए, दान देना चाहिए। ईच वन शुड रेस्पेक्ट अदर्स रिलीजन, प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओवन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स, दोनों ही चीज़ें गलत है। पहली, प्रेज वंस ओवन रिलीजन, अपने स्वयं के धर्म की प्रशंसा करना, और क्रिटिसाइज अनदर्स, और दूसरे के धर्म की आलोचना करना, दोनों ही बातें गलत हैं। वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर्स रिलीजन रेस्पेक्टेड, प्रत्येक को दूसरे के धर्म के विचारों को समझने का प्रयास करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। पीपल शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी, लोगों को शांति और सहानुभूति और तालमेल के साथ रहना चाहिए। पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स एंड सेरेमनीज ऑन ओकेजन्स ऑफ चाइल्ड बर्थ। पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स एंड सेरेमनीज ऑन ओकेजन ऑफ चाइल्ड बर्थ और वेडिंग, लोग बच्चे के जन्म के समय या विवाह के समय विभिन्न प्रकार के समारोह करते हैं, बट ऑल दी सेरेमनीज आर वर्थलेस, लेकिन ये सारे ही समारोह बेकार हैं। दे शुड फॉलो धम्म देमसेल्व्स एंड स्प्रेड इट ऑन ऑल डायरेक्शंस, उन्हें धर्म को फॉलो करना चाहिए और सभी दिशाओं में इसको विस्तृत करना चाहिए। दिस वुड बी द वेरी बेस्ट सेरेमनी एंड वेरी फ्रूटफुल, और ये सबसे सर्वोत्तम समारोह होगा और वेरी फ्रूट, सबसे अधिक फलदायी भी होगा। फ्रूटफुल यानी फलदायी। ये देखिए इस पिक्चर में अशोक के साम्राज्य को बताया गया है। देखिए उसके साम्राज्य का पूरा विस्तार, पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट वो उसका साम्राज्य विस्तृत था। अब हम पढ़ते हैं, ही नॉट ओनली प्रीज्ड, उसने न केवल उपदेश दिया बट ऑल्सो प्रैक्टिस द वैल्यूज हिमसेल्फ, लेकिन उसने स्वयं भी उन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाया। ही गेव अप हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स, उसने जानवरों का शिकार करना और मारना को त्याग कर दिया। एस्टैब्लिश हॉस्पिटल्स फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, उसने मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल स्थापित किए। टू स्प्रेड बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, विस्तार करने के लिए अशोका हिमसेल्फ अंडरटुक धर्म यात्रास एंड एनकरेज हिज ऑफिसर्स टू डू द सेम। बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए अशोक ने न केवल खुद धर्म यात्राएं की बल्कि अपने अधिकारियों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड धम्म महामत्रास टू प्रोपेगेट हिज धम्मा अमंग्स द कॉमन पीपल, उसने एक विशेष अधिकारी जिसे धम्म महामात्रा कहा जाता था उनकी नियुक्ति की ताकि वे प्रोपेगेट करें, प्रचार प्रसार कर सके उसके धर्म का अमंग द कॉमन पीपल, आम लोगों के बीच में। ही सेंट मिशनरीज टू वेरियस कंट्रीज, उसने अलग अलग
देशों में मिशनरीज यानी धर्म प्रचारक भेजे। ही सेंड हिज ओवन सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका। उसने अपने स्वयं के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा। द प्रिंसिपल्स ऑफ बौद्धिज्म एक्सटेंड इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ एशिया। और बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे लगभग एशिया के सभी देशों में विस्तृत हो गए, फैलाए गए। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य प्रशासन। द मौर्यन रूलर्स एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट एंड बेनिवोलेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य शासकों ने एक बहुत ही कुशल और हितकारी परोपकारी प्रशासन की स्थापना की। एज द एम्पायर वॉज वेरी लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा और विस्तृत था तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से शासन किया गया। द एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी स्टडीड अंडर 4 हेड्स। और मौर्य प्रशासन को हम 4 शीर्षकों में पढ़ सकते हैं। सेंट्रल यानी केंद्रीय, प्रोविंशियल प्रांतीय, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला स्तर पर, विलेज ग्राम स्तर पर। द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड सेपरेटली। और जो पाटलिपुत्र था जो कि राजधानी थी उस समय की, इस पर अलग पृथक रूप से प्रशासन किया जाता था। अब हम देखते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग वॉज द हाईएस्ट अथॉरिटी। जो राजा था वो सर्वोच्च अधिकारी होता था। ही वॉज वेस्टेड विद लार्ज पावर्स एंड प्रिविलेजेस। उसके अंदर कई सारी, वेस्टेड का मतलब निहित थी, राजा के अंदर कई सारी शक्तियाँ और विशेष अधिकार निहित थे। ही कैरीड आउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन विद असिस्टेंस ऑफ द मिनिस्टर्स। वो अपने प्रशासन को अपने सभी सहयोगियों के साथ सहयोग से करता था। द प्राइम मिनिस्टर, पुरोहित, सेनापति व सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेंट्रल मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री, पुरोहित यानी पंडित, सेनापति कुछ महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री थे। बिसाइड्स द मिनिस्टर्स देयर वर सम अदर हाई ऑफिशियल्स टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। और मंत्रियों के अलावा वहाँ पर कुछ उच्च अधिकारी भी थे, वे प्रशासन को स्मूथली, बहुत ही सरल तरीके से चलाते थे। दे वर नोन एज अध्यक्षास और सुपरिटेंडेंट्स। उन्हें अध्यक्ष या फिर पर्यवेक्षक, सर्वेक्षक कहते थे। कौटिल्य मेंशंस अ लार्ज नंबर ऑफ अध्यक्षास सच एज दोज ऑफ। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर कई सारे ऐसे अध्यक्षों का वर्णन किया है, जैसे कि गोल्ड, स्वर्ण अध्यक्ष, स्टोर हाउस यानी भंडार गृह अध्यक्ष, कॉमर्स वाणिज्य अध्यक्ष आदि एक्सेट्रा। मेनी ऑफ दिस ऑफिशियल्स वो गिवन सैलरीज। इनमें से कई सारे अधिकारियों को सैलरीज यानी तनख्वाह दी जाती थी। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्रा वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। और पाटलिपुत्र के सराउंडिंग जो एरिया था उस पर एम्परर यानी सम्राट का डायरेक्ट कंट्रोल था, सीधा नियंत्रण था। ही सुपरवाइज ऑल द ऑफिशियल्स विद द हेल्प ऑफ रॉयल फैमिली मेम्बर्स एंड सीनियर मिनिस्टर्स। और जो किंग था या यूँ कहें एम्परर था, वो सभी अधिकारियों पर सुपरवाइज करता था, उनके ऊपर निरीक्षण का काम करता था। हेल्प ऑफ रॉयल फैमिली मेम्बर्स, जो शाही परिवार के सदस्य थे उनकी, या फिर सीनियर मिनिस्टर्स की, उच्च मंत्रियों की मदद से। नेक्स्ट है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रांतीय प्रशासन। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस। पूरा साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। ईच हेडेड बाय अ प्रिंस। और प्रत्येक प्रांत का जो हेड था वो एक प्रिंस, राजकुमार हुआ करता था। ही रूल्ड द प्रोविंस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग। और वो प्रांत पर राजा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। ही वॉज असिस्टेड बाय मैनी ऑफिशियल्स। उसके कई सारे अधिकारी उसके सहयोग के लिए होते थे। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी जिला प्रशासन। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। जैसे एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि पूरे देश को राज्यों में यानी प्रांत, प्रोविंसेस में, और हर राज्य को डिस्ट्रिक्ट्स में, और हर डिस्ट्रिक्ट को विलेजेस में डिवाइड किया गया है। एज इट इज़ अशोक के समय में भी पूरे जो किंगडम था उसे प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस को डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट को विलेजेस में डिवाइड किया गया था। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ रहे थे। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक प्रांत कई सारे जिलों में विभाजित था। द प्रदेष्टा वॉज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो प्रदेष्टा था वो जिले का अध्यक्ष होता था। ही वॉज असिस्टेड बाय जूनियर ऑफिशियल्स। उसके कई सारे सहयोगी जो जूनियर ऑफिशियल्स होते थे, सच एज युक्ताज एंड राजूकाज, जैसे कि युक्ताज और राजूकाज। द फंक्शन इंक्लूडेड द सर्वे एंड असेसमेंट ऑफ लैंड। और उनका जो कार्य था वो था निरीक्षण करना या फिर निर्धारण करना भूमि का, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू या कर का कलेक्शन करना, एंड मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। विलेज, गांव। ईच विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वी आर गोइंग टू
रीड नाउ ईच डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टेड ऑफ मैनी विलेजेस, प्रत्येक जिले में कई सारे गांव होते थे। विलेजर्स असिस्टेड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन मार्किंग द बाउंड्रीज ऑफ द विलेज, और जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, उनका सहयोग सरकारी अधिकारी करते थे गांव की बाउंड्रीज को मार्क करने में। मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, और लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करने में और टैक्स को कलेक्ट करने में भी वे सहयोग करते थे। द वास्ट मौर्य एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 5 प्रोविंसेस, जो विशाल मौर्य प्रांत था, मौर्य साम्राज्य था, वो 5 प्रांतों में विभाजित था। सबसे पहला है प्राची और ईस्टर्न प्रोविंस, यानी प्राची यानी कि पूर्वी प्रांत, जिसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद नेक्स्ट इज उत्तर पथ और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, यानी कि उत्तर पथ यानी कि उत्तर पश्चिमी जो प्रांत था उसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र और वेस्टर्न प्रोविंस, अवंती राष्ट्र और जो जिसकी कैपिटल उज्जैन थी। दक्षिण पथ और सदर्न प्रोविंस जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। और नेक्स्ट जो था कलिंग प्रांत था, इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल तोशाली थी। ईच प्रोविंस वाज रूल्ड फ्रॉम द प्रोविंशियल कैपिटल, प्रत्येक प्रांत पर जो शासन था वो प्रांतीय राजधानी का ही था। कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र। देयर वर मेनी सिटीज इन द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य में कई सारे शहर थे। अकॉर्डिंग टू एन अकाउंट इन इंडिका बाय मेगास्थनीज, द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वाज द मोस्ट इंप्रेसिव इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन लेआउट। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में एक लेख लिखा है, इसके अनुसार जो पाटलिपुत्र राजधानी थी बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही प्रभावशाली उसका प्रशासन था, और उसका लेआउट यानी उसका नक्शा भी बहुत ही सुंदर था। द मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य लिव्ड इन अ लार्ज पैलेस इन पाटलिपुत्र, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे बहुत ही विशाल महल में रहते थे पाटलिपुत्र में। द पिलर्स इन द पैलेस वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, उस महल के जो पिलर्स थे बहुत ही सुंदर सुसज्जित थे। द सिटी वाज सराउंडेड विद अ हाई वुडन वॉल एंड डीप मॉट्स, और जो शहर था वो चारों तरफ से बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारों या फिर गहरे खाई से घिरी हुई थी। द वॉल हैड 64 गेट्स एंड 570 टावर्स, और उस वॉल में लगभग 64 दरवाजे और 570 टावर थे। सिटी वॉज ऑल्सो वेल कनेक्टेड विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर, और जो शहर था बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्टेड था पूरे साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों से। कमिटी ऑफ 30 मेंबर्स लुक्ड आफ्टर द सिटी, लगभग 30 लोगों की एक समिति पूरे शहर की देखभाल करती थी। दिस कमिटी वाज डिवाइडेड इनटू 6 बोर्ड्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स। ये कमेटी 6 बोर्ड्स में डिवाइडेड थी, 6 भागों में, जिसमें प्रत्येक में 5 मेंबर होते थे। ईच बोर्ड लुक्ड आफ्टर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, और प्रत्येक जो बोर्ड था एक विशेष डिपार्टमेंट की देखभाल करता था, जैसे कम्फर्ट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ फॉरेन्स यानी कि फॉरेनर्स यानी विदेशियों के सुरक्षा और आराम के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेट्स जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए, इंडस्ट्री उद्योग के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स व्यापार और वाणिज्य के लिए, इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे यानी जो उत्पादित सामान है उनके निरीक्षण के लिए और टैक्स के कलेक्शन के लिए। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सैन्य प्रशासन। चंद्रगुप्त द फर्स्ट मौर्यन एम्परर ऑर्गेनाइज लार्ज आर्मी इन ऑर्डर टू एक्सटेंड एंड सिक्योर हिज एम्पायर। चंद्रगुप्त जो कि पहले मौर्य शासक थे, उन्होंने बहुत ही विशाल सेना को संगठित किया और अपने साम्राज्य को विस्तृत और सुरक्षित करने के लिए, सिक्योर यानी सुरक्षित करने के लिए, आर्मी कंसिस्ट ऑफ 66 lakhs इन्फेंट्री, 30,000 कैवेलरी एंड 9,000 एलिफेंट्स एंड 8,000 चैरियट्स। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी सेना में लगभग 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 कैवेलरी यानी घुड़ सैनिक यानी कि जिसे हम अश्व सैनिक कहते हैं, 9,000 यानी 9,000 हाथी थे, एंड 8,000 चैरियट्स लगभग 8,000 रथ थे। A council of 30 members divided into 6 boards look after the military administration। एक काउंसिल, एक समिति जिसमें 30 मेंबर होते थे, वो 6 बोर्ड्स में डिवाइडेड थी। वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल करती थी। सोल्जर्स वर पेड इन कैश, जो सैनिक थे उन्हें कैश सैलरी दी जाती थी, एंड वर रिवॉर्डेड एज वेल, और समय समय पर पुरस्कृत किया जाता था। स्पाई सिस्टम, जासूस तंत्र। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, रूरल कैन इंश्योर जस्टिस टू हिज पीपल ओनली व्हेन ही कीप्स हिमसेल्फ फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द गोइंग्स ऑन विद इन हिज एम्पायर।
अर्थशास्त्र के अनुसार कोई भी शासक अपने साम्राज्य के अंदर न्याय तभी सुनिश्चित कर सकता है जब वह अपने साम्राज्य की सभी जो भी घटनाएं हो रही हैं उनसे पूरी तरीके से इन्फॉर्म्ड रहे, सूचित रहे। द मॉडर्न रूलर्स डिड दिस विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क ऑफ मैन एंड वुमेन spies posted within the army and in households, trading communities, officials, education centers, rest houses, prisons, etc. और मौर्य जो रूलर्स थे, शासक थे, वे इसे बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे। उन्होंने आदमी और औरतों का एक पूरा जासूसी तंत्र लगाया हुआ था अपनी सेना में, हाउस होल्ड्स घरेलू कार्यों में, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ जो व्यापारिक समुदाय थे, ऑफिसर्स अधिकारियों में, शिक्षा केंद्रों में, रेस्ट हाउस आराम गृह में और इवन जेलों के अंदर भी। सोर्सेज ऑफ स्टेट इनकम, राज्य की आय के सोर्स। वेरियस टैक्सेस वर रिलीज फ्रॉम फार्मर्स, किसानों से विभिन्न प्रकार के टैक्स रिलीज किए जाते थे, लिए जाते थे। क्राफ्ट पर्सन यानी कलाकारों से, हर्डर्स जो चारावाह होते थे उनसे, एंड ट्रेडर्स और व्यापारियों से। लिविंग इन विलेजेस एंड टाउन्स यानी कि विभिन्न गांव और कस्बों में रहने वाले किसानों, चारावाहों, कलाकारों और व्यापारियों से अलग अलग टैक्स कलेक्ट किए जाते थे। लैंड रेवेन्यू 1/4 of 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रॉम माइंस। लैंड रेवेन्यू 1/4 of 1/6 टू प्रोड्यूस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टेट इनकम। और जो लैंड रेवेन्यू था वो 1/4 से लेके 1/6 तक प्रोड्यूस यानी जो भी उत्पादन होता था उसका 1/4 से लेके 1/6% तक लैंड रेवेन्यू के रूप में लिया जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स था स्टेट इनकम का, राज्य की आय का। द स्टेट लेवी टैक्सेस ऑन ऑल द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और जो राज्य था वो जितनी भी उत्पादित चीज़ें थी उन सभी पर टैक्स लगाया जाता था, यानी जिन भी चीज़ों का उत्पादन किया जाता उन सभी पर टैक्स लगाया जाता था। स्टेट हैड सफिशिएंट इनकम फ्रॉम माइंस, फॉरेस्ट, पास्टरलैंड्स, ट्रेड्स एट्सेट्रा। और जो राज्य थी उसकी पर्याप्त आय होती थी माइंस यानी कि खानों से, फॉरेस्ट जंगलों से, पास्टरलैंड चारागाहों से और व्यापार केंद्रों से। द स्टेट मेड एफर्ट्स टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स important from transport and to collect available resource as tax and tribute। और जो राज्य थी उसने कई सारे प्रयास किए सड़कों, नदियों को नियंत्रित करने के लिए इम्पोर्टेंट, और ताकि वो यातायात के लिए महत्वपूर्ण हो, और इससे विभिन्न प्रकार के जो टैक्स और ट्रिब्यूट है वो भी जो उपलब्ध संसाधन है उनसे कलेक्ट की जा सके। वी कम टू नो फ्रॉम द अर्थशास्त्र दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स, वेर इज साउथ इंडिया वॉज नॉन फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स। हमें अर्थशास्त्र से पता चलता है कि जो भारत का नॉर्थ वेस्ट पार्ट था वो ब्लैंकेट्स यानी कंबल के लिए महत्वपूर्ण था, जबकि साउथ इंडिया जो था वो गोल्ड और प्रेशियस सोना और कीमती रत्नों के लिए जाना जाता था। परहैप्स दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट, शायद इन सभी संसाधनों को ट्रिब्यूट भेंट के रूप में एकत्रित किया जाता था। अब है आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य। द मौर्य बिल्ड मैनी स्तूपास, मौर्यों ने कई सारे स्तूप, विहार और पिलर बनवाए। द स्तूप वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द आर्किटेक्चर, और स्तूप जो था बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व घटक था आर्किटेक्चर में। इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द एंशियंट फंडल माउंट्स मेड ऑफ द अर्थ एंड ब्रिक दैट प्रिजर्व द रिमेन्स ऑफ मॉन्क्स एंड अदर इंपॉर्टेंट पर्सन्स। और ये जो लिया गया था स्तूप जो प्राचीन फंडल माउंट्स थे, जो टीले थे, जो प्राचीन जहाँ पर किसी को दफनाकर जो टीले बनाए जाते थे उनसे लिया गया था, और इस ईंटों से और मिट्टी से बने होते थे। यहाँ पर जो साधु थे या बहुत महत्वपूर्ण लोग होते थे उनके रिमेन्स, उनके अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता था, जैसे बाल, नाखून या उनकी अस्थियाँ। द स्तूपा एट सांची नियर भोपाल नॉन एज ग्रेट स्तूपा इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्तूपा अमंग ऑल। और भोपाल के नज़दीक सांची में जो स्तूप है उसे सबसे महान ग्रेट स्तूप कहा जाता है। जितनी भी स्तूप अशोका ने बनवाए या मौर्य काल में बने उनमें सबसे प्रसिद्ध स्तूप सांची का स्तूप है। किंग अशोका बिल्ड मोर देन 80,000 स्तूपास। अशोक राजा ने 80,000 से भी अधिक स्तूप बनवाए। स्टोन पिलर्स विद ब्यूटीफुली कार्व्ड एनिमल्स कॉल्ड कैपिटल ऑन टॉप वर फेमस। और स्टोन पिलर जो बहुत ही सुंदर तरीके से कार्व किया हुआ है एनिमल से, जिसे कैपिटल ऑन टॉप कहा जाता है, वो सबसे प्रसिद्ध थे। विद द मोस्ट फेमस पिलर्स इज एट सारनाथ नियर वाराणसी। सबसे प्रसिद्ध जो स्तूप था, पिलर था, वो सारनाथ
और वाराणसी के नज़दीक का था, विथ 4 लॉयंस, जिसमें 4 लॉयन बैठे हुए सिटिंग बैक टू बैक, एक दूसरे के पीछे, इन फैसिंग द 4 डायरेक्शन, चारों दिशाओं को देखते हुए, कॉल्ड लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, ऐसे अशोक की लॉयन कैपिटल कहा जाता है। इट इज़ अडोप्टेड एज अवर नेशनल एम्बलम, इसे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। आपने सभी सिक्कों पर, गवर्नमेंट के जो पेपर्स होते हैं उन पे आप ये चिन्ह देख सकते हैं, हमारी करेंसी पे से हम देख सकते हैं। द व्हील वी फाइंड इज़ द मिडल ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, और जो व्हील था वो हमारे राष्ट्रीय झंडे के बीच में हम देख सकते हैं। इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम द अशोका एडिक्स, ये भी अशोक के राज्यादेशों में से लिया गया है। अब है एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्य एम्पायर के साम्राज्य के कारण। देयर वर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के पतन के कई सारे कारण थे, इनमें से कुछ प्रमुख नीचे दिए गए हैं। अशोका डाइड इन 232 BC, अशोक 232 ईसा पूर्व मर गया। हिज सक्सेसर्स वीकन इनएफिशिएंट, उसके जो उत्तराधिकारी थे वे बहुत ही कमज़ोर और अकुशल थे। द सक्सेसर्स वर ऑलवेज फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स एंड वर डिसयूनाइटेड, जो सक्सेसर्स उत्तराधिकारी थे हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे और असंगठित थे। द एम्पायर वॉज सो लार्ज, साम्राज्य इतना बड़ा था, दैट वाज नॉट ईजी टू कंट्रोल द फार फ्लंग एरियाज, और साम्राज्य इतना बड़ा था कि जो सुदूर विस्तृत एरिया उन पर कंट्रोल करना मुश्किल था, आसान नहीं था। इट इज़ इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी द प्रोविंशियल वाइसरायज डिक्लेयर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट, और किसी मजबूत केंद्रीय अधिकारी के अभाव में जो प्रांतीय राज्यपाल थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र घोषित कर दिया। अशोकास पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस एंड अहिंसा मेड मौर्यन आर्मी वीक एंड इनएक्टिव, और अशोक की जो अहिंसा की नीति थी उसने अशोक जो का मौर्य साम्राज्य था, मौर्य सेना को कमज़ोर और असक्रिय बना दिया। अल्टीमेटली इन 185 BC और अंततः 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग, अ जनरल ऑफ मौर्यन आर्मी, killed the last Mauryan ruler बृहद्रथ and established the शुंग डायनेस्टी, और अंततः 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग जो कि एक सेनापति था मौर्य सेना का, उसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को मार दिया और उसने शुंग राज्यवंश की स्थापना की। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है, फिनिश होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप हमारी लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।